हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है और एनसीईआरटी का आखिरी लेक्चर भी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे 9th क्लास की। एंड यू विल आल्सो फील अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। आपको अंदर से फीलिंग आएगी चलो एक किताब हमने कवर कर ली। तो आज का लेक्चर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, खाद्य सुरक्षा की हम लोग बात करेंगे। और मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी जाना चाहूंगा, जहां पे हम ये समझेंगे कि फूड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट इंडिया के हिसाब से कितनी ज्यादा है, क्या हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स रही हैं, आज भी हम फूड सिक्योरिटी की बात क्यों करते हैं। और ये सारी बातें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमको ये जानना है कि 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की 75 साल के इंडिपेंडेंस के बावजूद आज भी हम फूड सुरक्षा, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये सारी बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं। आप थोड़ा सा कॉपरेशन आपका चाहिए। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 9 का आखिरी चैप्टर है, खाद्य सुरक्षा। अब सवाल उठता है, थोड़ी सी कहानी की तरह शुरू करते हैं। फूड सिक्योरिटी का जो ये मसला है ये शुरू हुआ था 1940s में, जब ग्रेट बंगाल फैमिन आया था। और इस ग्रेट बंगाल फैमिन ने पूरी फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के बेस को रखा। क्या हुआ इसमें, ये सारी बातें हम अगले 40 मिनट्स में समझेंगे, 45 मिनट समझेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आज कुछ मेंस के एक मैंने डिस्कशन पॉइंट्स का एक मैंने स्लाइड डाला है जिसमें कुछ डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले इस यूपीएससी कॉम्बैट की बात कर लेते हैं। आप मेरा कोड बेटा पी सिंह 10 आप डाल सकते हो। आज संडे को काफी लोगों ने दिया होगा, नेक्स्ट संडे को भी आपको ये कॉम्बैट टेस्ट देना है। अच्छी बात यह है कि अब करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड है और 60 क्वेश्चन 60 मिनट में 56 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और रैंक मिल जाएगी तो आपको डिस्काउंट भी बेटा। कॉम्बो का बेनिफिट क्या है, देखिए 1 ईयर कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो आपको 55,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाता है। और अगर आप मेरा कोड बेटा यूज करेंगे तो पर्सनली मैं आपको ईमानदारी से आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपका एज ए गाइड मेंटर रहूंगा, 1 to 1। ये मेरा पर्सनल जो है आपसे कमिटमेंट रहेगा। और कोड की बारे में बात करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरा कोड आप पी सिंह 10, पी सिंह SINGS 10 आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लाइव क्लासेस होंगी, टॉप एजुकेटर्स, आप एजुकेटर्स चुन सकते हैं, मेरे क्लासेस भी कर सकते हैं। एक्सेस टू ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको रहेगा। टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स का, मेंस का, ऑप्शनल का तीनों मिलेगा। देखिए 101 टेस्ट यानी प्रीलिम्स का, मेंस का, ऑप्शनल का, सारा का मोर देन 100 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। लेजेंड्स विजडम जहां आपको विजडम लेसन्स मिलेंगे एंड 20 फिजिकल बुक्स घर पे आपके कोरियर होंगी। तो ये सारे आपके कॉम्बो के बेनिफिट्स हैं। और बाकी आपकी जर्नी में 1 to 1 में रहूंगा, आप इस कोड को यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये बेनिफिट 15 सितंबर तक ही अवेलेबल है। जहां तक प्लस कोर्सेज की बात करते हैं तो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। यानी इस पीरियड में जब तक आप कोर्स लेंगे आपको पूरे वीडियोस लेक्चर्स का अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। और आइकॉनिक पे अगर आप जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा फीस महंगा है, बट आपको पर्सनल मेंटर का कॉन्सेप्ट है। आपको पर्सनल मेंटर या गाइड आपको मिलेंगे, जहां आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा कोड पी सिंह 10 डालिए और पर्सनल मेंटरिंग मैं खुद भी करूंगा। अनअकैडमी आपको प्रॉमिस करता है वो सारी एक्स्ट्रा बेनिफिट है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का कोई पैरेलल नहीं है बेटा। 44,000 में आपको 12 मंथ का कोर्स मिलेगा। आइकॉनिक लेंगे तो 67,000 में आपको ये पूरा कोर्स जो है आपको मिलेगा। इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं मेरा कोड डाल के। प्लस और आइकॉनिक दोनों के बेनिफिट ले सकते हैं। ऑप्शनल लेना है, जो लोग नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं वो ऑप्शनल ले सकते हैं। और ऑप्शनल लेने में आपको 10% डिस्काउंट यहाँ भी मिलेगा। मेरा कोड पी सिंह 10 आप यूज करके ऑप्शनल का बेनिफिट भी ले सकते हैं। 8 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रहे हैं। वेडनेसडे को बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑल इंडिया मिशन AIR प्रीलिम्स 360 डिग्री। ये आपके करंट अफेयर इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में तीनों सब्जेक्ट में मिलेंगे, यानी बाइलिंगुअल में, इंग्लिश में, हिंदी में। 1 ईयर बैचेस फॉर यूपीएससी CSE बाइलिंगुअल आपको मिलेगा।
एंड आपको 2 ईयर बैचेस बाइलिंगुअल मिलेगा और हिंदी के बैचेस भी लक्ष्य 2022 लक्ष्य 2023 के आपके बैचेस शुरू हो रहे हैं मिशन 2022 एंड 2023। चलिए शुरू करते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और आज भी हम फूड सिक्योरिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब है सभी लोगों को हर समय भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उनकी अफोर्डेबिलिटी यानी वहन करने की स्थिति, ये पीडीएस पे निर्भर करता है। इट मींस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। यानी सभी लोगों को फूड की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ये मिले, एंड इट डिपेंड्स ऑन पीडीएस सिस्टम। ये पीडीएस सिस्टम पे यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पे डिपेंड करता है। आज भी अगर हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत 80 करोड़ प्लस जनसंख्या भारत की, यानी 80 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत हम लोग फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। कल हमने पॉवर्टी देखा, तो फूड इनसिक्योर कौन है? क्योंकि सवाल ये उठता है कि हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग फूड इनसिक्योर होंगे, स्वाभाविक तौर पे फूड इनसिक्योर है। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1950 के तहत, जहां या 1945 कह लीजिए, जब नेशनल फूड सिक्योरिटी या फिर कह लीजिए कि जब ग्रेट बंगाल फैमिन आया था। आप ये इमेज देख सकते हैं, ग्रेट बंगाल फैमिन का ये इमेज है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो ग्रेट बंगाल फैमिन में बंगाल में जो हुआ था, बहुत मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग जो है वो भुखमरी से मर गए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत का फूड था उसको डाइवर्ट किया था ब्रिटिशर्स, और जब फूड नहीं मिला तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। विंस्टन चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल भारत ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और उनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड, और क्रिटिसिज्म के बाद विंस्टन चर्चिल ने फूड सिक्योरिटी यानी हम लोगों को फूड देंगे इसके बारे में चर्चा करी। तो करंटली पुअर पीपल जो है, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, समाज के जो गरीब वर्ग है, वो फूड इनसिक्योर है, यानी खाद्य सुरक्षा या खाद्य दृष्टि से असुरक्षित है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है जो अबव पॉवर्टी लाइन है, जिनको एपीएल कहते हैं, एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, ये लोग भी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी देखिए पैंडेमिक आया था, तो पैंडेमिक में सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी? रिवर्स माइग्रेशन हुआ। लोग शहरों से गांव में वापस गए और वहां पर सरकार की जरूरत बहुत समझ में आई। तो इस बार तो ऐसा भी हुआ जिसके पास जो रिलेटिवली सिक्योर था वो भी इनसिक्योर हो गया, और ऐसे समय में हमको फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और इस वजह से हमको इनको एड्रेस करना होगा। नेशनल डिजास्टर्स हो, प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाएं हों या किसी तरह की समस्या हो, इन सब में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम देखना पड़ सकता है। तो हमको क्या होगा? हमको कुछ अलग से बफर स्टॉक रखना होगा, हमको हेल्प करना होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पिछले 1 साल से चल रहा है, पिछले मार्च से ये स्कीम चल रही है, जहां हम लोग फ्री फूड दे रहे हैं। अभी भी इस वक्त भी चल रहा है, दिवाली तक जो है, पिछले साल भी और इस साल भी लोगों को मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या फूड इनसिक्योर है। अब ये सवाल उठता है कि ये फूड इनसिक्योर लोग कौन कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। सभी लोग एनर्जी और मोटिवेशन हाई है ना भाई, डाउन तो नहीं है? हम्म, चलिए बहुत अच्छा। अब फूड इनसिक्योर यानी खाद्य दृष्टि से असुरक्षित कौन है? लैंडलेस, भूमिहीन लोग। कल हमने भी बात किया था कि जो लैंडलेस पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करती है। भारत का ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया का 1/3 पॉपुलेशन इज लैंडलेस, यानी 1/3 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वो लैंडलेस हैं। तो लैंडलेस होंगे तो अपना फूड वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। जब फूड जनरेट नहीं कर पाएंगे तो वो डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, वो सीजनल लेबरर्स हैं, आपके काम मिला तो फूड सिक्योर होंगे, काम नहीं मिला तो फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। आपने कल देखा पावर्टी में हमने चर्चा किया कैसे जो है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, गांव के हों या शहर के हों, वो लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो लैंडलेस पर्सन हो गया। ट्रेडिशनल आर्टिसन, ट्रेडिशनल आर्टिसन मतलब जो ट्रेडिशनल काम करते हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं, बर्तन का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ट्रेडिशन पुराना आर्ट वर्क कर रहे हैं, वो भी फूड इनसिक्योर होते हैं। मिट्टी के बर्तन में दिवाली में
पैसा मिला बाद में शायद नहीं मिला। पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, छोटा काम करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड, चाय की दुकान, बड़ा की दुकान, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, ये भी हो सकते हैं फूड इनसिक्योर। डेस्टिट्यूट इंक्लूडिंग बेगर, यानी गरीब लोग जो बेगर का काम कर रहे हैं। कैजुअल लेबर्स, ऑलरेडी मैंने बताया कि ये कैजुअल लेबर जो है गांव से शहरों में आते हैं नौकरी करने के लिए, इनको लगता है कि गांव में सुविधा कम है तो हमें शहरों में मिलेगा, तो यहां पर आपको शहरी क्षेत्रों में कैजुअल लेबर्स जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, इनको भी ये समस्या आ सकती है। सोशल ग्रुप, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब और सेक्शन ऑफ ओबीसी, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास बेस नहीं है, जिनके पास वो बेनिफिट्स नहीं है, उन सबको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी पुअर लैंड बेस एंड लो लैंड प्रोडक्टिविटी। तो पुअर लैंड बेस और लो लैंड प्रोडक्टिविटी वालों को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स एंड माइग्रेशन, यानी नेचुरल डिजास्टर जब होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, माइग्रेशन हो रहा है। अभी देखिए हम लोग वन नेशन वन राशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में ऐसी है जो जिसपे इम्पैक्ट पड़ता है। इश्यूज ऑफ मैल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण से जो है शिकार औरतें हो गई, बच्चे हो गए। भारत में अगर मैं आज भी बात करूं तो भारत में विश्व के 1/3 1/3 जो कुपोषण के बच्चे हैं वो भारत में पाए जाते हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम है, पहले से कम हुई है, लेकिन फूड इनसिक्योरिटी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमें एड्रेस करना होगा। और कल वाले टॉपिक से, पावर्टी या गरीबी से, ये डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है, यानी आप ये मान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अब फूड इनसिक्योर को है, आप आंख बंद करिए और सोचिए, तो जो भी आपके अराउंड जो पुअर है, वल्नरेबल है, वीक है, वही मेनली फूड इनसिक्योर है। जो कल हमने पढ़ा था लगभग उसी लाइन पर आज भी हम समझ रहे हैं। तो ये फूड इनसिक्योर लोग हैं जिनको हमें हेल्प करनी है। ये आपको मैं डेटा शो कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी से ही है, जहां प्रोडक्शन ऑफ राइस, ग्रेट बंगाल फैमिन, ग्रेट बंगाल फैमिन, फैमिन का मतलब होता है भुखमरी, और ये भुखमरी आई थी 1943 में। 1943 में आप देखो 38 में इतना जो है फूड अवेलेबल था, इतना लगभग सेम था, लेकिन फिर भी फैमिन हुआ। और जब फैमिन हुआ तो प्रोडक्शन होने के बाद फिर भी भुखमरी हुई। नॉर्मल टाइम में नहीं हुआ, वॉर टाइम में हुआ। इसका मतलब यह है कि फूड जो है लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। और ये जो समस्या थी जो मैंने आपको बताया था कि 1940s में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस वक्त विंस्टन चर्चिल ने फूड को, राशन को रोका था वॉर रिक्वायरमेंट के लिए, कि अगर वॉर में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डाइवर्ट करेंगे। लेकिन उसमें समस्या यह है कि भारत के लोग जो गरीबी या भुखमरी से बंगाल प्रोविंस में यानी में देखने को मिला, और ये सबसे बड़ी समस्या। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी सी द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और ये अपने आप में अप्रत्याशित था, एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था, जिसके बाद सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब हम राशनिंग करेंगे। राशनिंग मतलब हम राशन देंगे, हम सबको डिफाइंड क्वांटिटी हम देंगे, और हम ये प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। एक और समस्या आप देखोगे, हंगर। एक तो होता है फूड सिक्योरिटी, दूसरा होता है हंगर। हंगर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपको खाना तो मिल रहा है, लेकिन क्या खाने के साथ आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, यानी न्यूट्रिशन। जो पोषण पोषण अभियान आप सरकार ने जो है, आपने सुना होगा, पोषण अभियान सरकार ले रही है। ये फूड की समस्या नहीं है, भारत में सबके घर में प्लेट में खाना तो पहुंच जाता है, लेकिन खाना क्या, उसके अंदर जो पोषक तत्व होंगे, जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन वैल्यू होगा, न्यूट्रिशियस आइटम होंगे, क्या वो पहुंच रहे हैं? ये भी सवाल आपको अपने आप से पूछना। क्या आपके फूड में प्रोटीन है? क्या आपके फूड में विटामिन्स हैं? क्या आपके फूड में मिनरल्स हैं? क्या आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं? ये सवाल पूछिए। और क्या ये उतनी रिक्वायरमेंट में है जो एक स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए होगा? डू वी हैव दिस एलिमेंट टिल द लेवल जो हमारी फूड रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है? तो हमारे लिए ये जरूरी है कि ये न्यूट्रिशियस आइटम्स हमारे फूड में अवेलेबल हों, और अगर ये आइटम्स फूड में अवेलेबल नहीं होंगे तो ये समस्या और देखने को मिलेगी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हंगर इन इंडिया। जो 1990s और 2000 में आप देखिए कि एक सीजनल हंगर होता है, एक क्रॉनिक होता है। सीजनल मतलब कि समय समय पे जब फूड अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑफ सीजन चल रहा है, तब आपको हंगर देखने को मिलेगा। और क्रॉनिक मतलब हमेशा। जो कंप्लीटली फूड इनसिक्योर लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, या फूड सिक्योर भी हैं तो हंगर की प्रॉब्लम देखने को
अब सवाल उठता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। भारत के अंदर 28 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं 9, और ये देखने को मिलता है कि पॉवर्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद फूड इनसिक्योरिटी। कल वाले टॉपिक को हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि जो गरीबी है वो फूड खाद्य सुरक्षा से डायरेक्टली लिंक्ड है। यानी हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन द इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य हैं, आदिवासी हो गए, दूर दराज के लोग हो गए, वहां पर ये देखने को मिलता है। आपके ट्राइबल एरियाज हो गए, रिमोट एरियाज हो गए, ठीक है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारों स्टेट्स में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि आज भी यहां पर ये समस्याएं हैं। हाँ, ये आप मान सकते हैं कि पीडीएस व्यवस्था से फूड तो सबको मिल जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन की समस्या आज भी। 1960 के दशकों में, लेट 60s या कह लीजिए 1970 के दशक के शुरुआती दौर में, हमें ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आया, और हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया, 2.5 to 3 टाइम्स हो गया। वीट की बात करते हैं, यानी जो गेहूं की फसल है, वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई। और इससे बहुत ही सबसे बड़ी समस्या जो एड्रेस हुई कि हम अपने पॉपुलेशन को फूड इनसिक्योर से हम फूड सिक्योरिटी की तरफ लेके आए। तो हरित क्रांति ने एक आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन हमें दिया, जो अपने आप में काबिले तारीफ था। चैप्टर 1 जो हमने आपसे डिस्कस किया था, विलेज ऑफ पालमपुर, उसमें इसके बारे में हमने चर्चा किया है। जो बच्चों का मिस हो गया, आप चैप्टर 1 जरूर देखिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जो है इसको नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो है समस्या यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ तक क्लियर है गाइस? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग भी हैं, आज थोड़े क्वेश्चंस मैं कम लूंगा, आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिएगा, मैं आंसर करूंगा क्वेश्चंस को। अच्छा, मैं आप लोगों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सवाल पूछते हैं, कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं प्रयास जरूर करता हूँ आप सभी लोग के क्वेश्चंस का जवाब देने का, और थोड़ा सा इधर व्यस्तता चल रही है, तो होपफुली अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, तो मैं आपसे और अच्छे से इंटरेक्ट करूंगा। मेरा पर्सनल प्रॉमिस है, जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल बाद तैयारी कर रहे हैं, 3 साल बाद तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों तक मैं पहुंचूंगा। मेरा ये प्रयास है, आप लोग की हेल्प करेंगे प्रिपरेशन में, और आपकी जर्नी को हम सार्थक बनाएंगे। ये हमारा यूपीएससी 101 टीम का जो है कमिटमेंट है आपसे इंडिविजुअल लेवल पर। सारे फैकल्टीज, जो है सुमित सर हूँ, या प्रशांत सर हूँ, या फिर जो है अभिषेक सर हों, सभी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, सुरजीत सर हों, तो आप रेगुलर रहिए, फॉलो करिए, और मुझे पर्सनली आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मुझे आप इंडिविजुअल लेवल का मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। ये मेरा स्वभाव है, और मैं इसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, ठीक है ना? तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इधर 1-2 दिन में थोड़ी व्यस्तता है, जैसा आप जानते हैं, तो उसके बाद लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा आप सभी लोग के 1-to-1 डाउट्स को क्लियर करूं। कुछ बच्चों ने मुझे जो है आंसर्स लिख के भेजे हैं, तो वो भी मैं ट्राई करूंगा उनको सही करने का। चलिए बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। तो शुरुआती दौर में 1950 में शुरुआत हुई, लेकिन फिर ब्रिटिश चले गए, भारत आत्मनिर्भर भारत जो है आजाद हो गया। 1960s में फिर से दौर शुरू हुआ, जहां पर सरकार को सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती थी कि 1960s के दौर में हमें लेट 60s में एक रेगुलर इंटरवल पे भारत में मॉनसून की समस्या देखने को मिलता है। मॉनसून फेलियर हो जाता है। मॉनसून फेलियर, ठीक है। दूसरा होता है मार्केट फेलियर। दो तरह के फेलियर्स हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, और इससे एग्रेरियन डिस्ट्रेस आता है। एग्रेरियन डिस्ट्रेस यानी एग्रीकल्चर में ये समस्या देखने को मिलती है। तो मॉनसून फेलियर में मॉनसून फेल हो जाता है, या बारिश कम होती है, या बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है। और मेनली बारिश जब कम होती है, तो हमारे भारत का, जैसा आपको याद होगा पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस किया था, कि भारत का आज भी आधा हिस्सा वो वहां पर जो है इरिगेशन फैसिलिटी नहीं पहुंच पाई है। तो मॉनसून फेलियर इन एरियाज को ज्यादा इंपैक्ट करता है, और यहाँ पे जो रेन फेड क्रॉप्स हैं, जो बारिश पे डिपेंडेंट है, वो क्रॉप सारे फेल होते हैं। मार्केट फेलियर मतलब ऐसी बात होती है कि मार्केट में प्राइस आपको नहीं मिल रहा है, तो मार्केट फेलियर हो सकता है। 1960 की दशक में मॉनसून फेलियर सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि फूड ही कम था।
भारत को यूएस से, अमेरिका से हेल्प लेना पड़ता था। पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम के तहत हमने अमेरिका से हेल्प लिया, जहां वो हमको फूड देते थे, इंपोर्ट होता था, खाद्य जो है आयात होता था। और उसी वक्त सरकार को लगा कि हमको जो है इसमें कुछ काम करना होगा, और फूड सिक्योरिटी की समस्या में 1960s में गवर्नमेंट काफी हद तक उन्होंने वर्क करना शुरू कर दिया। यानी जो राशनिंग का कॉन्सेप्ट था वो 1960s में आप मान के चलिए शुरुआत इसकी हो गई थी। रियल में राशनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से 1980s में, 70s 80s में आया, क्योंकि उस वक्त एक तरह की अनियमता थी कि भाई फूड मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बट जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हम आत्मनिर्भर हो गए फूड प्रोडक्शन के पूरे अप्रोच में। तो फूड सिक्योरिटी की जो शुरुआत है वो हमने बफर स्टॉक का, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई है, वो क्या करता है कि बफर स्टॉक मेंटेन करता है। वो मार्केट में जाता है और किसानों से एमएसपी पर जो है फूड ग्रेन्स को खरीदता है। मेनली एमएसपी में आपको जो है वीट यानी गेहूं, राइस, चावल और मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें सरकार जो है खरीदती है। और उसको 5.5 लाख, यहाँ देखिएगा 5.5 लाख जो आपके फेयर प्राइस शॉप्स हैं, ठीक है, एफपीएस मतलब फेयर प्राइस शॉप्स, जो राशन शॉप्स हैं, आपके राशन की दुकानें हैं, उनको फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। तो उन राशन की दुकानों से आपको वो फूड मिलता है, और इसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है स्टेट्स को देता है, और स्टेट्स ये आपको देते हैं। तो 5.5 लाख जो है हमारे जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं भारत में, वहां से सस्ते दामों पर फूड जो है सिक्योरिटी वाले इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। तो राशनिंग की शुरुआत 40s में शुरू हुआ, ग्रेट बंगाल फैमिन के बाद। लेकिन शुरू मेन इंडिया में जो राशनिंग हुआ 1960s में, जब सिवियर जो खाद्य सुरक्षा देखने को मिली है, खाद्य असुरक्षा देखने को मिली, तो इसको पुनर्जीवित किया गया, इसको फिर से रिवाइव किया गया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी, आप कह सकते हैं। मतलब फूड सिक्योरिटी एक पुराना कॉन्सेप्ट है, जहां हम गरीबों को फूड जो है हम देंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट फूड सिक्योरिटी का यहां से शुरू होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या स्कीमें आई। अगर अभी बात करते हैं तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के हिसाब से हम लोग जो है फूड देते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में पीडीएस सिस्टम को हमने यूनिवर्सल बना दिया। यूनिवर्सल मतलब सबको देंगे। अब यूनिवर्सल तो कर दिया, लेकिन देंगे कहां से, क्योंकि फूड तो लिमिटेड है, राशन कार्ड नहीं बन रहे थे, जो गरीब थे उन तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी। फिर इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो प्री प्राइमरी, आपने आंगनबाड़ी का नाम सुना होगा, आंगनबाड़ी का नाम सुना, प्री प्राइमरी यानी 0 से 6 एज ग्रुप के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे भी हम जो है बच्चों को हेल्प करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे, ये ऑब्जेक्टिव था। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1970-78 में जनता पार्टी सरकार थी, वहां पर ये चीजें हैं। तो शुरुआती दौर में पीडीएस की शुरुआत जो है वो सबके लिए सार्वजनिक तौर पे था। फिर आईसीडीएस, जहाँ पे जो अभी हम लोग बात करते हैं, वो आज भी इम्प्लीमेंटेड है। और काम के बदले खाना वाली, ये स्कीम का शुरुआत हुआ था 1970 के दशक में। ये शुरुआती दौर था। अब चलिए समझते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम कैसे करता है। ये डायग्राम मैंने आपको दिया है, इसको ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो एक किसान है, फार्मर है, अन्नदाता भी है, वो प्रोड्यूसर भी है, वो प्रोड्यूस करता है। जब वो प्रोड्यूस करता है फूड ग्रेन, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जिसको बोलते हैं, तो एफसीआई क्या करता है, एफसीआई बफर स्टॉक को मेंटेन करता है। तो एफसीआई मंडी जाता है, और मंडी में फार्मर्स से कहता है कि भाई आप अपना दे दो, जो भी फूड आप हमें दे दो। और सरकार जो है पहले से निर्धारित प्राइस, जिसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत जो है सरकार उनसे खरीदती है। मान लीजिए सरकार ने एमएसपी अनाउंस कर दिया 1600 रुपए, मान लीजिए 1 क्विंटल को हम 1600 रुपए पे ले रहे हैं, तो ये किसान को मिनिमम इतना तो मिलेगा, इससे ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन ये मिनिमम जो है सपोर्टेड प्राइस रहेगा। तो एफसीआई जो है एमएसपी या उससे ऊपर भी खरीद सकता है। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनसे खरीदेगा और अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन करेगा। इसके पास बहुत सारे वेयर हाउस हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन, स्टेट के वेयर हाउसेज, प्राइवेट वेयर हाउसेज, है ना। तो ये जो है बहुत बड़े बड़े, आप कह लीजिए कि वेयर हाउस के तहत जो है उनको वहां स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है। और फिर ये एफसीआई इसको मेंटेन करती है, साइंटिफिकली जो है वेयर हाउसेस को मेंटेन करती है। और इसको मेंटेन करने के बाद
ये वेयरहाउस एफसीआई उसको फूड ग्रेन्स को स्टेट्स को एलोकेट करती है। जब स्टेट्स को देती है तो सेंट्रल इशू प्राइस यानी केंद्रीय इशू प्राइस के तहत जो है एफसीआई स्टेट्स को देती है, और नॉर्मली इसको 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए इस रेट पे मिलता है, यानी पर केजी काफी सस्ते दाम पे मिलता है। स्टेट्स को मिल गया, एफसीआई काम खत्म हो गया। अब यहां से स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो फेयर प्राइस शॉप यानी राशन शॉप द्वारा, जो लगभग 5.5 लाख भारत में है, उनके द्वारा फूड को आपके कॉमन कस्टमर के यहाँ लेके आते हैं। पहले एपीएल और बीपीएल कार्ड अलग अलग थे, अब बेसिकली प्रायोरिटी हाउस होल्ड की वो बात करते हैं। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, यानी एक बहुत बड़ा जो है सिस्टम मेंटेन्ड है, एक मैसिव सिस्टम है अक्रॉस इंडिया, स्टेट वाइज, सेंटर स्टेट सबका जो है कमिटमेंट या इन्वॉल्वमेंट है। अब सवाल उठता है कि ये पीडीएस सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं क्या? हाँ, हैं, लेकिन आज ये सिस्टम रिलेटिवली काफी अच्छे से काम करता है, और ये एक मैसिव नेटवर्क है जिसको हमने बनाया है। आज तो आधार से इंटरलिंक्ड है, यानी जो एक्चुअल इंडिविजुअल है उसी को मिलेगा। कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन फिर भी पहले वाली समस्या नहीं है, काफी हद तक। स्पेशली जब पैंडेमिक आया था तो इसने जो है लोगों को काफी मदद करी। अब देखिए यहाँ पर ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का जो है रिपोर्ट है 2017-18 का। 1960 में सिर्फ 80 मिलियन टन, यानी 80 मिलियन टन हमने प्रोड्यूस किया था, और 1916-17 में ये 275 था, अभी 290 क्रॉस हो चुका है। तो यानी इस तरह से हमारा फूड बढ़ा है, ये जो उत्पादन है फूड ग्रेन्स का, ठीक है, तो खाद्य सामग्रियों का उत्पादन है मिलियन टन, तो इस तरह से बढ़ा है। तो ये अपने आप में अप्रत्याशित है, और मेनली देखिए 70s के दौर में इसकी शुरुआत हुई, 70s, 108, 130, 176, और ये बढ़ता चला गया, और पिछले 10-11 सालों में काफी तेजी से इसमें बढ़ोतरी हुई है, और आज हम अपने कंट्री के सभी लोगों को फूड सिक्योरिटी दे सकते हैं। ये इतना हम सक्षम हैं। वो 6 महीना, साल 2 साल इकोनॉमी अगर डिस्टर्ब भी हो जाए, साल 2 साल, तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। इनफैक्ट इतना ज्यादा है जो बफर स्टॉक है, तो सर बफर मतलब होता है कि मिनिमम आप इतना रखोगे, वो बफर स्टॉक से डबल जो है एफसीआई स्टोर। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। अब शुरुआत में कौन कौन सी स्कीमें हैं, और सबसे पहले 1900 यूनिवर्सल पीडीएस हुआ था, सबको देंगे। फिर 1997 में एपीएल और बीपीएल को कैटेगराइज किया गया, पावर्टी लाइन के ऊपर और पावर्टी लाइन के नीचे, और उनको अलग अलग प्राइस पे देने की बात हुई। क्योंकि जब फूड दिया जा रहा था तो सबसे बड़ी समस्या देखने को जो मिल रही थी वो ये समस्या आ रही थी कि फूड जो है का बिल जो था बजट में बहुत बढ़ गया था। तो सरकार ने कहा क्यों ना जो नीडी हैं, बीपीएल हैं, उनको हम सस्ता दें, और जिनके पास संसाधन हैं उनको थोड़ा हम महंगा देंगे। तो इस तरह से शुरुआत जो है हुई। और फिर अंत्योदय अन्न योजना, ये जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी तब आया, यानी जो गरीबों में भी गरीब है, यानी गरीब में सबसे नीचे हैं। जैसे मान लीजिए कोई औरत है, उसके घर में कोई परिवार में कोई है नहीं, वो बूढ़ी औरत है, तो वो गरीबों में गरीब होगा। या फिर वो रैग पिकर्स होंगे, जो बच्चे कूड़ा उड़ा उठाते हैं, तो वो 1 करोड़ लोगों से शुरुआत की गई, और आज 2 करोड़ जो है लोगों को दिया जाता है। अन्नपूर्णा स्कीम, अन्नपूर्णा के तहत जो है वरिष्ठ नागरिक, इंडिजेंट मतलब पुअर जो है वरिष्ठ नागरिक को जो है सीनियर सिटीजन मतलब 60 प्लस से जो एज के हैं, उनको जो है दिया जाता है। तो ये जो है शुरुआती दौर में इन स्कीमों का 90s में, ये बिगिनिंग ऑफ 2000, अन्नपूर्णा स्कीम भी इसी समय शुरुआत हुई थी। तो ये जो है स्कीमों की शुरुआत हुई, लेकिन ये सब बदल गया 2013 में, जब राष्ट्रीय जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, जिसके तहत, ध्यान दीजिएगा, जिसके तहत हम आज, अगर मैं आज की बात करता हूं, तो 75% गांव के लोग फूड सिक्योरिटी के अंडर में आते हैं, और शहरी क्षेत्रों में 50, यानी 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। 75% ग्रामीण क्षेत्र और 50% शहरी क्षेत्रों को ये फूड सिक्योरिटी का जो बेनिफिट दिया जाता है। तो ये एक जो है काफी इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट है जो समझना चाहिए आपको। अब समस्याएं क्या आती हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये टेबल आपको दिखाता हूँ, फिर समस्याएं पे हम आते हैं। अब देखिए ये पूरा टेबल है, इसको ध्यान से देखिएगा, और इसमें आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। इस टेबल के बियॉन्ड आपको चैप्टर में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो पीडीएस की शुरुआत 1992 तक कब हुआ था? राशनिंग की शुरुआत 1960 के दशक में से शुरुआत हुई, ठीक है, 1960 के दशक में से शुरुआत हुई। तो 1992 तक यूनिवर्सल था, यानी सभी लोगों, सार्वजनिक क्षेत्रों दौर पे हम लोग सबको
जो है इश्यू प्राइस पर, यानी जो राशन शॉप पे जो मिलता है, यहाँ देखिए वीट 2 रुपये 34 पैसा, राइस 2 रुपये 89 पैसा। तो ये पीडीएस की शुरुआत 1992 यूनिवर्सल थी। फिर सरकार ने एक नया प्रयोग किया, जहां रिवैम्ड पीडीएस, रिवैम्ड मतलब थोड़ा सा उसमें बदलाव किया, और कुछ बैकवर्ड ब्लॉक्स में सरकार ने जो है एपीएल और बीपीएल पॉपुलेशन को कैटेगराइज किया, यानी हम अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, जनसंख्या को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अबव पॉवर्टी लाइन, तो अबव पॉवर्टी लाइन को 20 किलो फूड ग्रेन थोड़ा अलग प्राइस पे देने की शुरुआत की गई। बाद में 1997 में इसको बढ़ाया गया और कह दिया पूरी जनसंख्या को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। अबव पॉवर्टी लाइन को हम थोड़ा महंगा देंगे, बिलो को सस्ता देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा, 35, ये 1997 में हुआ। 35 केजी फूड ग्रेन, वीट 4 रुपये 15 पैसा, राइस 5 रुपये 65 पैसा, ठीक है, एपीएल 6 रुपीज 10 पैसा। तो ये थोड़ा प्राइस, ये 1997 की बात है, यानी 35 किलो जो है मिलेगा परिवार को। अंत्योदय अन्न योजना जो है पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी गरीबों में सबसे गरीब जो लोग हैं उनको 35 किलोग्राम फूड ग्रेन हम देंगे, जहां वीट 2 रुपए का, राइस 3 रुपए का। तो ये जो है मिला, ये अंत्योदय अन्न योजना वाजपेयी गवर्नमेंट लेके आई थी। तो उनको, यानी बाकी लोग को इस पर मिलेगा, इस प्राइस में मिलेगा, और जो गरीबों में गरीब हैं, 1 करोड़ से शुरुआत हुआ, अब 2 करोड़ है, उनको 2 रुपए और 3 रुपए में देंगे। फिर 2000 में एक और स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन मतलब जो 60 से ऊपर के गरीब लोग, उनको हम फ्री देंगे, इनको सस्ता नहीं देंगे, उनको प्राइस नहीं देना होगा, पैसा नहीं देना होगा। इनको 10 केजी जो है देंगे पर पर्सन, इंडिजेंट इंडिजेंट सीनियर सिटीजन को, इंडिजेंट मतलब जो गरीब है। और ये सारा को मर्ज कर दिया, सभी को मर्ज करके हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाए, जिसमें हमने कहा कि हम 75% ग्रामीण क्षेत्रों में, 50% शहरी क्षेत्रों में, यानी पूरी भारत की 2/3, 66% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, भारत की 66% जनसंख्या को हम नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत हम देंगे 2 रुपए 3 रुपए 1 रुपए, 2 रुपए वीट, 3 रुपए राइस और 1 रुपए मोटा अनाज। और आज भी ये है, और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 85 करोड़ से ऊपर, 88-89 करोड़ लोगों को हम लोग फूड सिक्योरिटी के तहत हम आज खाद्य सुरक्षा में उनको 3 देते हैं। और ये पर पर्सन है, यानी अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 into 5। लेकिन उसी में जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, अंत्योदय वाले हैं, उनको हम 35 किलो देंगे। तो इस तरह से नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत जो है बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फूड ग्रेन में जो बफर स्टॉक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। आप एनसीईआरटी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इन टेबल्स को जरूर देखिएगा, ये सारे टेबल डिटेल में है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए कितना मेंटेन होता है, बफर मतलब मिनिमम कितना है, मिनिमम इतना मेंटेन करना होगा। तो जनवरी में 2014 214 टन, मिलियन टन, 300 यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये देखो बढ़ रहा है, अभी मिनिमम इतना चाहिए, लेकिन उसका ऑलमोस्ट 1.5 टाइम डबल है। खाद्य सुरक्षा पे हर साल 2 लाख करोड़ से ऊपर सरकार खर्च करती है, 2 लाख करोड़ से ऊपर। आप सोचिए कितना बड़ा बजट है। बजट पढ़ाऊंगा तो उसमें लेयर बाय लेयर देखेंगे, ट्रांसपेरेंट आपको पानी की तरह दिखाई देगा, और आप सरकार से सहानुभूति करने लगोगे, कहोगे सरकार का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार मदद करना चाहती है किसानों की, सबकी, लेकिन सरकार के पास संसाधन नहीं है, पैसे लिमिटेड है। तो ये एक समस्या देखने को मिलती है। इसलिए सरकार चाहती है कि फूड सिक्योरिटी में हम जो 80 करोड़ लोगों को, 80-88 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, क्यों ना इसको हम 60 करोड़ पे ला दें, क्यों ना हम 40% जनसंख्या को ही दें, ताकि बजट कम हो जाए। क्योंकि जो रिलेटिवली थोड़ा ठीक है उनको हम क्यों दे रहे हैं। लेकिन सरकार में कोई नई स्कीम, अभी 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा लाई गई थी, तो मुश्किल है ना, आप कोई चीज बेनिफिट देंगे तो वापस तो ले नहीं सकते हैं। तो ये एक समस्या देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या क्या इश्यूज हैं फूड सिक्योरिटी में। पहला है इन्फ्लेशन। एमएसपी में वृद्धि होती है हर साल, पिछले 50 बार से ऊपर एमएसपी में हर साल एमएसपी को बढ़ाया जाता है। एमएसपी को बढ़ाया जाता है तो फूड महंगा हो जाता है। सरकार तो सस्ते में देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है। फार्मर सो सरकार ने प्रॉमिस किया कि आप जो भी लाओगे हम खरीद लेंगे, तो कई बार फार्मर, गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है, जो खरीदती है, वो कहीं ज्यादा खरीद लेती है जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रोक्योरमेंट काफी बढ़ जाता है। तो ये एक समस्या देखने को मिलती है। मुद्रास्फीति में महंगाई हो जाती है उससे। प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फ्यू स्टेट्स, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट यूपी हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ जो है खरीद ज्यादा होती है सरकार द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ये एग्रीकल्चरल रिच स्टेट्स हैं।
और एमएसपी का फायदा मैक्सिमम इन्हीं लोगों को मिलता है। अगर आप देखोगे तो ये जो खाद्य जो फार्मर का जो इशू चल रहा है वो मैक्सिमम आपको पंजाब हरियाणा के फार्मर्स, क्योंकि ये बेनिफिशियरीज एमएसपी के हैं और इनको ये लगता है जो नए कानून आए हैं ये एमएसपी सिस्टम को हटा देंगे। तीसरा है ओवर प्रोडक्शन। कई बार प्रोडक्शन हमको राइस चाहिए, वीट चाहिए। अगर आपको याद हो हमने चर्चा किया था कैसे पंजाब हरियाणा में हम वीट और राइस को प्रोड्यूस करने के लिए हम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो पर्यावरण को इम्पैक्ट हो रहा है, जहां पर हम खेती बहुत करते हैं पर्यावरण को जो है क्षति होती है। ठीक है, तो ये सारी समस्या देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो है पीडीएस के मैल प्रैक्टिसेस, पीडीएस में मैल प्रैक्टिसेस भी होते हैं। ठीक है, मैल प्रैक्टिसेस ऑफ पीडीएस, चोरी हो रही है, लीकेज हो रहा है, गुड क्वालिटी राइस से पुअर क्वालिटी राइस को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, इसीलिए सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। एक और समस्या जो देखने को मिलता है कि जो रिमोट एरियाज हैं, आदिवासी समुदाय हो गए या हिली एरियाज हो गए, वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है। और वहां पर एक और समस्या है, वहां के जो किसान हैं वो जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, यानी निर्वाह खेती। वो उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना उनकी जरूरत है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो वो जो उनके ऊपर समस्या देखने को मिलती है, और उनको वहां बारिश अगर नहीं होती है तो वहां समस्या। तो इन लोगों को कई बार फूड जो है राशन टाइम से नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में या रिमोट एरियाज में थोड़ी समस्या है, शहरी क्षेत्रों में रिलेटिवली काफी चीजें ठीक है। एक और है शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन होता है, तो बहुत सारे लोग जो है वर्कफोर्स हैं, उनको जो है फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, स्लम्स में रहते हैं, राशन कार्ड उनका नहीं एप्लीकेबल होता है। इसलिए आपने सुना होगा वन नेशन वन कार्ड, यानी अब जो माइग्रेंट लेबर है वो भी उसका बेनिफिट जो है ले पाएगा। ठीक है, और इसमें हेल्थ हाइजीन फैसिलिटी, हाउसिंग, इन सब की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हमको इन हेल्प करना है इन लोगों को, ताकि ये लोग अब वन राशन वन कार्ड के तहत, आप बिहार से बंबई गए तो वहां भी आपको राशन मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस? चलिए, तो इसमें होगा, ये हमने ऑलरेडी आपको समझाया है कि जो फूड सिक्योरिटी वाला इशू है। अब सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसके तहत सरकार ने ये कहा कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ये सेंट्रल असिस्टेंस केंद्रीय जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका फोकस ये है कि हमको एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को हम अलाउ करेंगे, स्टेट को कहेंगे भी आप इसका डेवलपमेंट करो। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होगा कि हर साल हम 4%, 4% एग्रीकल्चर में ग्रोथ लेके आए, क्योंकि कृषि में बहुत ग्रोथ की संभावनाएं कम है, लेकिन 4%, 4-5% या 3-4% हम एवरेज अगर लाएंगे तो भी हमारी समस्या काफी हद तक एड्रेस हो जाएगी। तो ये शुरुआत हुआ 2007 में, जहां स्टेट को कहा गया कि आप अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को चूज करिए और उनको उनका प्लान बना के उनको डेवलप करिए। और बाद में जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको रिजुविनेट किया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। ठीक है, और इसके तहत उसको और भी पुश करने की कोशिश हो रही है। सरकार चाहती है कि किसानों की इनकम डबल हो। अशोक डलवई की एक कमेटी आई थी, और अशोक डलवई की कमेटी का मेन मुद्दा यही था कि कैसे हम जो है फार्मर की इनकम को डबल करें। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फार्मर की इनकम को डाइवर्सिफाई किया जाए। किसी क्षेत्र से जो आ रहा है, साथ साथ अगर वो डेयरी में जुड़ा हुआ है या कोई फिशरी में जुड़ा हुआ है तो वो भी हम करें, उसको एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, यानी उसको हम एक और जो है इनकम का सोर्स प्रोवाइड करें, या उसको मोटिवेट करें, हेल्प करें कि वो काम वो कर पाए। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो है उद्देश्य है कि हम किसानों के प्रयास को मजबूत करके जोखिम कम करें, कृषि व्यवसाय में उद्यम उद्यम यानी फार्मर के जो है स्ट्रेंथन करें, उसको अच्छा प्राइस दें, उनके एफर्ट्स को इम्प्रूव करें, उनके रिस्क को कम करें। और एक वर्ड आप सुनोगे, एग्रीप्रेनर, यानी उद्यमशीलता, हम कृषि उद्यमशीलता या उद्यमिता। उद्यमी वो होता है जो रिस्क लेता है, तो हम किसान को भी हम एक एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर बनाएं, उद्यमशीलता उनके अंदर डेवलप करें। और मेनली क्या है कि हमको पूरा एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना होगा, हमको काफी सारा निवेश करना होगा। और उस निवेश में सबसे बड़ी जो उद्देश्य होगा कि हमको पूरे सप्लाई चेन को, यानी फार्म से लेके फॉर्क तक, फार्म मतलब खेत से, फॉर्क मतलब आपके टेबल तक, तो फार्म से लेके फॉर्क तक हमको प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट में हमको इंश्योर करना है
की जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा खड़ा करें और एग्रीकल्चर में इनोवेशन लेके आए और जो है बदलाव करें और कृषि क्षेत्र में जो फार्मर की इनकम है वो डबल हो, फार्मर की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए यहाँ खत्म होता है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको देखिए, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Social composition with inability to buy food plays a role in insecurity as a major group like SC, ST and OBC are prone to food insecurity। मतलब जो SC, ST और OBC हैं उनका जो सामाजिक जो संरचना है उसकी वजह से भी उनको फर्क पड़ता है, इसकी वजह से फूड इनसिक्योर होते हैं। तो ये बात सही है नहीं है, बताइए। बिल्कुल सही है, यानी सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी आपको SC, ST और OBC में देखने को मिलता है, हमने ये चर्चा किया था अभी। दूसरा स्टेटमेंट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विद हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। यानी जो बैकवर्ड स्टेट है वहां पर आपको फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा देखने को मिलती है। और बोथ 1 और 2 यानी सी बोथ 1 और 2 इसमें सही होगा, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। आप सभी लोगों ने आंसर किया है, काफी लोगों ने आंसर किया है, चलिए गुड। इस चैप्टर को पढ़ जरूर लीजिएगा ढंग से, ये मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। तो इसका आंसर 1 और 2 बोथ है। ठीक है, एक और स्कीम की फसल बीमा योजना है, आपको पता है सरकार ने शुरू की है ताकि इंश्योरेंस दिया जाए फेलियर ऑफ क्रॉप के अगेंस्ट, ये फोकस है। और इसमें राबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में अलग अलग प्रीमियम, बहुत मिनिमल प्रीमियम देना होता है। और फेलियर ऑफ क्रॉप्स, मार्केट फेलियर हो या मानसून फेलियर में इसमें सरकार हेल्प करती है। इस तरह से गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई थी, जो मैंने चर्चा किया था, जहां 5 किलो जो है वो अतिरिक्त अनाज मुफ्त राशन दिया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा। यानी जो आपको 25 या 35 किलो मिल रहा है उसके अलावा 5 किलो पर पर्सन फ्री मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिशरीज यानी डबल फूड मिल रहा है, एक तो फ्री वाला और दूसरा राशन वाला। तो ये गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है करंट लेवल पर ये स्कीम चल रही है, इसीलिए मैंने इसको करंट अफेयर वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। उसी तरह से कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हंगर, फूड इनसिक्योरिटी, मैल न्यूट्रिशन में, पोषण खाद्य सुरक्षा में मदद करते हैं। संयुक्त राज्य सुरक्षा यूनाइटेड नेशंस की ये बॉडी है। उसी तरह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी एक यूएन एजेंसी है जो फूड इमरजेंसी में हेल्प करती है। मेनली ये लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा बहुत बजटिंग करते हैं। आपकी समस्या कोई और नहीं सॉल्व करेगा, आप ही करेंगे, थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, इतना ही। इस तरह से इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रामीण गरीबी में कमी पे ध्यान देते हैं और कैसे जो है खत्म किया जाए गरीबी कुपोषण, उस पर ये काम किया जाता है। ये भी यूएन की एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए पढ़िए इसको, बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। सिंस द अडॉप्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सरकार देश में फैमिन नहीं आया है, ये सही है। फूड सिक्योरिटी के दो कंपोनेंट हैं, बफर स्टॉक और पीडीएस, ये भी सही है। राशन शॉप जो मिलता है वहां पे फूड ग्रेन, शुगर और केरोसिन, ये भी सही बात है। भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन एट इशू प्राइस, ये गलत है। ये एमएसपी पे जो है खरीदता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदता है, तो डी इसका आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया। ये मेन से कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। रियल चैलेंज ऑफ इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी इज पुअर ग्रेन मैनेजमेंट रादर देन शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। यानी अनाज उत्पादन के अलावा खराब अनाज प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है, स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है। मैंने बताया ना कि जो बफर स्टॉक है वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो ये एक समस्या देखने को मिलती है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पीडीएस इन इंडिया, एक्सप्लेन द चैलेंजेस। आप बताइए पीडीएस की क्या जो है महत्व है और उसके चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में।
अब मेंस के डिस्कशन पॉइंट, अगर आप यूपीएससी एज ए एस्पिरेंट जो है अगर आप देखते हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप तैयार करिए। फूड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं तो 5-7 लाइन, 3-4-5 लाइन क्लियर होना चाहिए। फूड अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझिए। इसमें कीवर्ड्स क्या हैं, क्या आप यूज कर सकते हैं, उसको आप लिस्ट कर लीजिए। फिर प्रॉब्लम्स क्या हैं, 5-7 प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस, 10 हो जाएं, 8-10 पॉइंट्स हो जाएं तो और भी अच्छी बात है। इन पर आप फोकस करिए। और जो प्रॉब्लम होगा सोल्यूशन उसका ऑपोजिट होगा, यानी वे फॉरवर्ड क्या है। तो इस तरह से आप मेंस के जब आंसर राइटिंग करिए तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट, कीवर्ड ढूंढिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने का प्रयास करिए। अपने शब्दों में डिफाइन करिए, जैसे ये फूड सिक्योरिटी आप कैसे डिफाइन करें। तो फूड सिक्योरिटी कैन बी अंडरस्टूड एट accessibility, affordability and availability of food at all times for everybody, यानी सभी के लिए फूड की जो है जो अवेलेबिलिटी को हम बात करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है, हमने चर्चा किया था, एमएसपी वाले इन्फ्लेशन का मुद्दा है, मेल प्रैक्टिसेस हैं, या फिर जो है कई जगह रिमोट एरियाज में पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसे 7-5-7 पॉइंट। और वे फॉरवर्ड कैसे रिफॉर्म करेंगे। सरकार चाहती है कि जैसे वन नेशन वन कार्ड है, तो ये एक रिफॉर्म का आपका वन नेशन वन कार्ड है। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को सोच सकते हैं। तो ये आपके मेन डिस्कशन पॉइंट है, बस सोचिएगा। इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, सबको समझ में आया, होपफुली रेस्ट आपको आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग को बहुत सारा टेक केयर करिएगा। लेट्स मीट टुमारो, कल 3 बजे मिलते हैं। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उस पर कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे। क्विज भी होगा, 4-5 क्वेश्चन, और जीएसटी कॉन्सेप्ट समझेंगे। करंट का पार्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको कवर करूंगा। तो टेक केयर गाइस, सभी लोग को ख्याल रखिएगा अपना। कल मिलते हैं।